तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार पढ़ चुके थे आप लोग, मैंने पार्ट नंबर 4 और 5 में ये करा दिया है कि ट्रांसवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। ये मैंने आपको बताया था ट्रांसवर्स मैट्रिक्स क्या होती है। ट्रांसवर्स मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जैसे दोस्तों इस तरीके से एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपको ये ट्रांसवर्स मैट्रिक्स में यानी ए डैश में या फिर ए टी में बदलना है, ए डैश या ए टी में बदलना है आपको। तो करना क्या है, जैसे मान लो ये इसका रो है तो उसके कॉलम में बदल देना है। किस में बदल देना है? कॉलम में। यानी रो को किस में बदल देना है? कॉलम में। अगर आप रो को कॉलम में बदल देंगे तो वो बदली हुई जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला रो तो ये किस में बदल गया है? कॉलम में। कॉलम ही तो है, जितनी भी वर्टिकल यानी खड़ी हुई लाइन होंगी वो सभी कॉलम होंगी और जितनी भी लेटी हुई जो लाइन होंगी वो सभी क्या होंगी? रो होंगी। तो जैसे कि आप दिख रहा है ये हमारा कॉल रो है, ये हमारा क्या है? रो। तो ये बना किस में दिया हमने? कॉलम में। देखो रो में था तब ये मैट्रिक्स था हमारा, और रो मतलब कॉलम में बना दिया तो ए डैश मैट्रिक्स हो गया। कितना हो गया? ए डैश मैट्रिक्स में। तो इसी तरह से करना है, रो से कॉलम में बदलोगे तो वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगी, यानी परिवृत आव्यूह बन जाएगी। यानी नाम से समझ में आ रहा है कि व्रत का मतलब परिवर्तन कर दिया हमने उसमें। क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। अब आगे बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र मारते हैं। डेफिनेशन की कहती है किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से प्राप्त आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवृत आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर आपको उसके कॉलम को रो में बदल दिया है आपने और रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया हो, तो उस मैट्रिक्स जो बन के आएगी उसको हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे कि ये भी एक हेडिंग दे रखी है, इसमें एक हेडिंग में आव्यूह की स्थिति में वर्ग आव्यूह का अतिरिक्त प्रत्येक आव्यूह का क्रम बदल जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि आव्यूह की स्थिति में वर्ग आव्यूह के अतिरिक्त, यानी वर्ग आव्यूह के अतिरिक्त क्या होता है? उसका क्रम बदल जाता है। देखो यहाँ पे जितने भी ये मान लो ये रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। और से देखो पहले नंबर पे क्या आता है? 1। तो पहले नंबर पे 1 है। लेकिन अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे 4 है, लेकिन वो 4 कहाँ पे उठ के आ गया? यहाँ पे आ गया है। कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। क्योंकि हमने क्या किया, ये खड़ी हुई लाइन थी, मान लो खड़ी हुई लाइन, ये लेटी हुई लाइन में 3 एलिमेंट है यहाँ यहाँ। तो अब खड़ी की लाइन करेंगे तो ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, इसका ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी पहला वाला पहले ऊपर पे आएगा, दूसरा वाला सेकंड पे, तीसरा वाला थर्ड पे, इस तरीके से आएगा। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसी तरह से ये वाली मैट्रिक्स को हमें क्या करना है? बदलना होता है। जैसे इसमें ए डैश निकाल लिया हमने, एन इंटू एम के क्रम में होगा। यानी पहले वो क्या था, मान लो कोई मैट्रिक्स थी, उसका ऑर्डर क्या था? एम इंटू एन। ठीक है, अब क्या हो गया? उसका ऑर्डर क्या हो गया? अब उसका ऑर्डर हो गया एन इंटू एम। क्योंकि जो रो वाला जो था, देखो रो मान लो 2 है, मान लिया आपने रो बराबर 2 है। कितना है? 2। कॉलम बराबर 3 है। तो जब आप इसको रो को ये इस तरीके से हो गया ना, और जब ट्रांसपोज में करेंगे, ट्रांसपोज में तो ये कॉलम कितने हैं? कॉलम इसमें मान लो कितने? 3। 1 2 3, 3 खड़ी हुई लाइन है। ठीक है, अब रो 2 हैं, खड़ी हुई लाइन मतलब लेटी हुई लाइन 2 है और खड़ी हुई लाइन 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो जो लेटी हुई लाइनों को खड़ा कर देंगे। अब इस तरीके से देखो 1 और 2, और लेटी हुई लाइनों को 3 कर देंगे। तो हो गया ना। देखो जहाँ लेटी हुई लाइन 2 थी, अब वहाँ 3 होंगी। यानी कि जहाँ एम और एन, एम का मान कितना था? 2, एन का मान कितना है? 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन इंटू 3, एम इंटू एन इंटू एम, यानी कि 3 इंटू 2। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर बदल जाता है ट्रांसपोज में। यानी कॉलम जो रो में होगा वो कॉलम में हो जाएगा, कॉलम में होगा वो रो में हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इस तरीके से आप देख लेना, इसको लिख लेना अपनी बुक में। ये आपकी टोटल पूरी डेफिनेशन है, लिख लेना। बस फर्स्ट रिवीजन करा रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, ये वाला एक क्वेश्चन आ गया जो कि बोर्ड में पूछा जाता है।
अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करते हैं अब हम इसको। इसमें पूछा है ए बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है। अब इसमें करना क्या है, देखो ए बराबर हमें दे रखा है, बी बराबर भी दे रखा है, लेकिन परंतु उसने पूछा क्या है, उसने ये पूछा ए बी का डैश बताइए, ए बी का डैश या ए बी का ट्रांसपोज बताइए। तो हम बता सकते हैं कैसे, सबसे, और इसमें ये पूछ रहा है कि बी डैश इंटू ए डैश, यानी कि सबसे पहले इसमें बी डैश का निकालो, इस वाले में बी डैश का निकालो, फिर गुणा करो ए डैश का, बी डैश का निकालो, फिर ए डैश का निकालो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। इसमें क्या करना है कि आपको करना कुछ नहीं है, कि सबसे पहले आपको करना है ए बी का मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने के बाद और उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देना है आपको। ठीक है, बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, देखो सबसे पहले करना क्या है इसमें, ये आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, तो अब इसमें करना क्या है कि ए का मान निकालना है, सब आपको पहले ए बी का मान निकालना है। देखो ए बी का मान किस तरीके से निकलेगा, पहले ए डॉट ए क्रॉस बी का निकालेंगे, तो पहले ए की वैल्यू रखेंगे, फिर बी की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू हमें ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी दो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। देखो दो का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करना है, अब ये कर दिया इस, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी वाले रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उस किस तरीके से करेंगे, देखो दो का करेंगे 7 के साथ तो 14 हो जाएगा, और 5 का करेंगे 0 के साथ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, अब देखो 3 का करेंगे, यानी इस वाले रो का करेंगे इस कॉलम के साथ, फिर इस वाले रो का करेंगे इस कॉलम के साथ, यानी कि रो का करेंगे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, देखो 3 का करेंगे 5 के साथ तो 15 हो जाएगा, 1 का करेंगे 2 के साथ तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का करेंगे 2 के साथ तो 2 हो जाएगा, और 3 का करेंगे 7 के साथ तो 21 हो जाएगा, और 1 का करेंगे जीरो के साथ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इस मल्टीप्लाई जो किया है हमने उसको कैलकुलेट करके लिख दो यहाँ पे, 10 और 10 कितने, 10 और 10 कितने 20, और 14 तो 14, और यहाँ पे 15 वो 15 प्लस 2 17 और 21 प्लस 0 तो 21 हो गया। तो इस तरीके से ये करना है इसमें। अब क्या करना है, ये तो हमने निकाल दिया ए बी, क्या निकाला है ए बी, अब ए बी डैश निकालना है, यानी ये भी हमारा ये निकल आया ए बी। तो अब हमें करना क्या है, ए बी डैश निकालना है। ए बी डैश निकालने के लिए यानी ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो इसके रो जो दे रखे हैं उसको कॉलम में बदल दो इस तरीके से, यानी जो लेटी हुई जो लाइन है उनको खड़ी हुई लाइन में बदल दो, तो बदल दो। तो कोई 20 यहाँ पे है तो 20 यहाँ पे आ गया, 14 यहाँ पे है तो 14 यहाँ पे आ गया, यानी जो लेटी हुई लाइन थी, देखो इस तरीके ये मान लो एक खड़ी हुई लाइन है, मान लो कि ये एक खड़ी हुई लाइन है, खड़ी हुई लाइन है इस तरीके से, देखो ये इस तरीके से लाइन है, एक इस तरीके से लेटी हुई लाइन है ये। तो इसको खड़ी हुई लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे, दोनों लाइनों को इस तरीके से बदल देंगे। देखो ये 24 और 14 था तो वो कर दिया 24 और 14, लेटी हुई लाइन को खड़ी हुई लाइन में बदल दिया। ये था 17 और 21, 17 और 21 को किस तरीके से कर दिया, खड़ी हुई लाइन में, यानी लेटी हुई लाइन को खड़ी हुई लाइन में बदल दिया। ये क्या हुआ, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी डैश निकाल दिया हमने, ए बी का डैश निकाल दिया। अब करना क्या है कि ए बी डैश इंटू बी डैश ए डैश इंटू बी डैश और निकालना है हमें। ए डैश इंटू बी डैश किस तरीके से, पहले ए डैश निकालो फिर बी डैश निकालना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो ए डैश इस तरीके से निकलेगा, बी डैश इस तरीके से निकलेगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये निकल के आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई तो करने आप जानते ही हो कि पहले से होगा, दूसरे का इससे दूसरे वाले से होगा, इस फिर उसी के बाद पहले का इससे होगा, फिर दूसरे वाले का इससे होगा। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा दोनों का है, क्योंकि ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा। और बी मल्टीप्लाई बी डॉट मतलब बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो ये निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, वो ये निकल के आएगा ये वाला। ठीक है, अब ये रख के देख लेंगे कि दोनों बराबर हैं या नहीं। देखो यहाँ पे दे रखा है 20, 17, 14, 21। देखते हैं इसमें आया कि नहीं। सही है, 20, 17 और 14, 21 बिल्कुल सही है। यानी ए बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालें और हम बी इंटू ए का अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका सेम निकल के आ रहा है। आंसर कितना निकल के आ रहा है, सेम। ठीक है, इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या करना है हमें, सेकंड वाले में दे रखा है कि ए बी की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये दे रखी है। इन दोनों का पहले तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई करना है। यानी बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये करना क्या है इसमें, देखो पहले हमें क्या करना है, इसमें ए बी निकालना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी इस तरीके से निकाल देंगे। यहाँ पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई, मतलब इसमें ए बी का मल्टीप्लाई करके निकालना है। तो ये निकाल दिया हमने, क्या कर दिया, ये निकाल दिया। अब इसका देखो इस तरीके से निकाला, इसका ये मतलब निकाल के आंसर इसका ये आया। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, देखो ये वाली जो ए सी जो दे रखी है वो ए सी लेटी हुई लाइन में दे रखी है, तो खड़ी हुई लाइन में बदल जाएगी। तो खड़ी हुई लाइन में बदल दी, ए सी खड़ी हुई लाइन में बदल दी। अब यहाँ पे बी डी लेटी हुई लाइन में है तो खड़ी हुई लाइन में बदल दी, बी डी तो खड़ी हुई लाइन में बदल दी। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोज निकल गया। अब क्या निकलना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज करना है। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर निकालेंगे बी ट्रांसपोज, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए ये बदल दिया हमने डायरेक्ट ए ट्रांसपोज में। ट्रांसपोज में मतलब क्या है, यानी कि जो रो में कोई चीज़ दे रखी है वो उसे कॉलम में बदल देना है, बस किसमें बदल देना है, कॉलम में, ट्रांसपोज निकल जाता है। ठीक है, अब इसमें निकालना क्या है, ए इंटू बी का वो निकालना है हमें, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो उसका वैल्यू हम ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिक्सों में, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। तो इसमें भी हमने देखा कि वो भी जो ए बी डैश दे रखा था वो ए डैश बी डैश के इक्वल में है। तो ये भी हमारा कुछ सही है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक बार रिवीजन कर मतलब नोट करोगे आप तो समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आप देख लेना एक बार, इस तरीके से। अब इस एक और हम क्वेश्चन कराते हैं। अभी एक और क्वेश्चन में करना क्या है इसमें कि एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब 3 दे रखा है कि ए मतलब दे रखा है ये, और बी बराबर दे रखा है ये। तो ए बी का ट्रांसपोज निकालना है और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करना है हमें। तो सबसे पहले ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, तो ए बी निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए बी निकालना है, पहले ए बी निकालना है। ए इंटू बी कैसे निकालेंगे, यानी ए की मैट्रिक्स रखेंगे, मल्टीप्लाई में बी की मैट्रिक्स रखेंगे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स का। तो फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। देखो ये वाली जो लाइन है लेटी हुई लाइन, अब वो खड़ी हुई लाइन में बदल दी है। देखो -2 -2 -6 -6 12 12 इस तरीके से, यानी खड़ी लेटी हुई जो लाइन थी वो अब खड़ी हुई लाइन में बदल दी, यानी कि हमने रो को किस में बदल दिया, कॉलम में। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज। तो जो हमने ए बी इंटू बी निकाला था उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो ये निकल के आया हमारा ट्रांसपोज। क्या निकल के आया, ये वाला ट्रांसपोज। ठीक है, क्या निकल के आया, ट्रांसपोज, ये निकल के आया है ये। ठीक है, अब क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी का भी ट्रांसपोज निकाल लिया। यानी जहाँ ए जो हमारा कॉलम में था, ठीक है, मतलब रो में था, उसमें बहुत सारे रो थे, अब ये कॉलम में बना दिया। देखो इसमें बहुत सारे कॉलम है, 3 कॉलम है, इसमें रो कितने हैं, 3 रो हैं, इस तरीके से। अब इसका बी डॉट ए, देखो इसमें अब क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लिया, बी भी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों का बी इंटू ए का ट्रांसपोज जो निकाला है हमने उसका मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो देखो बी ट्रांसपोज ये है, ए ट्रांसपोज ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा, ये निकल के आएगा इस तरीके से, -2 4 5 और -6 इस तरीके से। ठीक है, अब ये निकल के आ गया। तो अब इसको हमें करना क्या है, इसको हमें बदलना है, बदलना किसी में नहीं है। तो हमने देखा है ये वाली जो वैल्यू है वो ए बी का ब्रैकेट यानी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज है। तो ए बी का ट्रांसपोज है, तो हमने कह दिया कि दोनों क्या है, इक्वल में है। क्या है, इक्वल में है। ठीक है, इक्वल में है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है।
ये हमने वैसे भी करा दिए हैं आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से समझा दे रहे हैं जिससे कि रिवीजन है आपका, मतलब ये वाला, क्योंकि हमें इनवर्स मैट्रिक्स भी स्टार्ट करनी है आज, तो इसलिए आप थोड़ा इसे समझ लें। देखो सममित जो आव्यूह है उसमें क्या है, एक थोड़ा सा पॉइंट समझना, यानी सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो ये है कि इसमें होगा क्या, कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है तो उसमें ये सिमेट्रिक में ये वो मैट्रिक्स है, इसमें होगा क्या, इसमें जो रो को अगर आप कॉलम में बदल लेंगे, कॉलम को रो में या रो को कॉलम में कोई भी बदलें, तो उसकी मैट्रिक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखो यदि इधर सुन लो, डेफिनेशन में क्या बोलता है, डेफिनेशन में बोलता है कि यदि वर्ग आव्यूह यानी ए और आई जे, मतलब इसके एक एलिमेंट है ए डैश यानी ट्रांसपोज बराबर ए, तो ए जे आई और आई जे जे, तो ए को सममित आव्यूह कहते हैं। यानी कि जैसे मान लो कि आपका एक ये रो दे रखा है, पहला रो, और आप इसको कॉलम में बदलेंगे तो आपका देखो ये इस तरीके से ही बन जाएगा। वन इधर दे रखा है कितना, देखो इधर दे रखा है 1 2 और 3, अगर इसको, ये आपका रो है, अगर आप इसको कॉलम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3। देखो रो को या कॉलम में बदलना है या कॉलम को रो में बदलना है, यानी कि मान लो ये रो है और ये कॉलम है, रो और कॉलम एक जैसे हैं आपके, दिख रहा है आपको, रो और कॉलम एक जैसे हो, यानी बदलने पर कोई भी परिवर्तन ना हो उसमें, यानी या तो मतलब आपकी एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो ये मान लिया हमने, ए बराबर आपकी ये मैट्रिक्स दे रखी है, दे रखी है, और आप अगर इसका ट्रांसवर्स निकालें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए के बराबर, वो आएगी, बिल्कुल अभी आएगी, बिल्कुल भी आएगी। देखो यहाँ पे जो दो दे रखा है रो, वो कॉलम के बराबर है, यानी कि रो और कॉलम के बराबर क्यों, क्योंकि जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ऊपर वाला जो लेटी हुई जो लाइन है वो खड़ी हुई लाइन में बदल जाएगी, और वो खड़ी हुई लाइन पहले से वही लाइन है, या खड़ी हुई लाइन को लेटी हुई लाइन में बदलेंगे तो वही आएगा निकल के। तो इसको बोलते हैं सममित यानी सिमेट्रिक आव्यूह। सममित यानी सममित माने एक जैसी आव्यूह, यानी आप ट्रांसपोज निकालने के बाद भी उसका उसमें कोई बदलाव ना हो, तो वो उसी तरीके से रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब बात करते हैं विषम सममित की। विषम सममित में होता क्या है कि इसमें होता वही है जिस तरीके से मैंने बताया, जिस तरह से सिमेट्रिक में बताया है, यानी कि सममित में बताया, उस तरीके से विषम सममित में भी वही होता है, लेकिन उसमें एक नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। इस तरीके से देखिए, यदि वर्ग आव्यूह में ए डैश माइनस ए हो, ठीक है, अर्थात ए आई जे माइनस आई जे आई हो जाए, यानी कि जब उसका कॉलम रो, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालें, यानी कि ट्रांसपोज में उसे बदलें, एंड रो को मान लो कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये बराबर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कोई भी मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज निकालें यानी रो को कॉलम में बदल दें, तो होगा क्या कि उसमें एक माइनस साइन हम क्या करेंगे, उसमें से निकालेंगे। तो माइनस साइन निकालने से क्या होगा, उसका माइनस का साइन निकालेंगे तो वो क्या होगी, वो एक अलग तरीके की मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर ये डेफिनेशन दे रखी है, इसको आप थोड़ा लिख लेना क्योंकि मैंने तो समझा दिया है। देखो इस तरीके से समझो, समझ लो। हाँ, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने की बात है कि इस स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में होता क्या है कि इसकी जो विकट जो होती है वो शून्य होती है। अगर वो शून्य नहीं होगी, क्योंकि अब हम इसमें क्या करेंगे, माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा या फिर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर माइनस पहले से ही है, चाहे कॉमन ले लीजिए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा, और कॉमन ले लेंगे आप उसमें से मैट्रिक्स में से, तब भी वही आंसर आएगा। तो इसमें करना क्या होता है कि जब इसकी विकट जो लाइन होती है बिल्कुल शून्य होती है, ठीक है, जो यानी विकट वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, यानी डायगोनल वाली जो लाइन है वो क्या होती है, इसमें जीरो। अब ये जीरो होती है, देखो यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है। अब गौर से देखना इस बात को, ध्यानपूर्वक देखो, ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, अगर मैं इसे मान लो ए बराबर दे रखा है, ये मेरी मैट्रिक्स मेरी बराबर दे रखी है 0 2 और 0, मान लो यहाँ पे 2 है, -2 है, यहाँ पे माइनस के 2 है और यहाँ 0 है, ये मैट्रिक्स दे रखी है। इसमें विकट लाइन देखो 0 है कि नहीं।
इसमें विकट लाइन 0 है। विकट लाइन 0 होने के बाद इसमें एलिमेंट देखो, यहाँ पे कुछ एलिमेंट 0 भी हैं, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ऊपर वाला तो देखो 0 तो होगा नहीं, 0 तो 0 ही रहेगा। जो 2 है इसमें से माइनस कॉमन लूँगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी इसमें एक माइनस मिलेगा मेरे को। इसमें माइनस पहले से ही है तो माइनस निकालूँ तो ये 2 बन जाएगा। इसमें माइनस नहीं है तो इसमें ये 0 तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इस तरीके से। तो हमें ये देखते हैं कि हमने जो मैट्रिक्स निकाली है, इसकी मैट्रिक्स जब होती है जब उसमें हमें मैट्रिक्स जैसी हमने मैट्रिक्स पहले रखी थी वही मैट्रिक्स मिली है, यानी ए बराबर जो हमने कोई भी मैट्रिक्स रखी थी वही मैट्रिक्स है, और हमने उसका ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स निकाली तो वही मैट्रिक्स निकली। लेकिन परंतु होता क्या है इसमें कि माइनस का साइन हमें मिलता है। इसमें क्या मिलता है? माइनस का साइन। माइनस का साइन मिलने से ये अलग मैट्रिक्स में चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्यू मैट्रिक्स, या बोलते हैं इसको विषम सममित आव्यूह। अब बात करते हैं वर्ग आव्यूह का शारीरिक, यानी डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, देखो ये मान लो वर्ग आव्यूह ए आई जे एन इंटू एन एक शारीरिक वह शारीरिक है जिसके प्रत्येक तत्व दिए गए हैं। आव्यूह के संगत तत्व जिसको डिटरमिनेंट ए या मॉड ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी मान लो हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, उसका करना क्या है? डिटरमिनेंट निकालना। देखो ये मैट्रिक्स का साइन है, आपको दिख रहा है, और ये इसमें यहाँ दिख रहा है आपको, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो मैट्रिक्स का साइन और डिटरमिनेंट का साइन आपको डिफरेंट होता है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का हम जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स को पहले डिटरमिनेंट में लिखते हैं, डिटरमिनेंट में लिखते हैं। जैसे देखो आपको पहले वो इस तरीके से लिखा था, अब देखो इस तरीके से मोड में लिखा है। ठीक है, तो इसको बदलेंगे और फिर इसका क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि शारीरिक में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए केवल वर्ग आव्यूह का ही शारीरिक हो सकता है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है, स्तंभ और कॉलमों की संख्या क्या होती है इसमें बराबर, इसलिए जब हम मल्टीप्लाई, क्योंकि डिटरमिनेंट में जब हमारे कोई भी नंबर दे रखे हो तो उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं नंबरों का, और हम उससे कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ दिख रहा है आपको ये वाला, ये भी ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। अब बात करते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स यदि किसी वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान 0 हो तो उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। अर्थात यदि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 हो तो ए का अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यानी कि मान लो कोई भी हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली, ये हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, बात करते हैं डिटरमिनेंट पे बात करते हैं, तो इसमें होगा क्या? जब हम इसका मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये दे रखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा? 0। अगर डिटरमिनेंट का मान 0 निकल के आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। क्या है वो? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। क्या है? अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब अगली देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो इस तरीके से इसमें भी ये दूसरा इसमें भी दे रखा है, इसमें भी इसका मान कितना निकल गया है? 0। तो ये भी क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। यदि किसी वर्ग आव्यूह के शारीरिक का मान 0 के बराबर ना हो, यानी कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है और उसका डिटरमिनेंट निकालने पर अगर वो 0 नहीं बैठता है, यार कोई नंबर है -5 दे रखा हो, -6 दे रखा हो, 5 हो, या कोई भी XYZ कोई भी नंबर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो तो हम ऐसे में क्या बोलेंगे उसको? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स, पहले तो मैट्रिक्स दे रखी होगी इस तरीके से मान लो, ठीक है,
ये मैट्रिक्स का साइन है, यहाँ पे लगाया नहीं है, ये मैट्रिक्स का साइन ही बनेगा इस तरीके से। पहले मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसके जब हम वो बोलेगा कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमें पता पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसका जो आंसर 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता, क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर होगा, क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था, अब एक एग्जांपल लेते हैं इसी के ऊपर। देखो अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखो, उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है इसी का, यानी हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकालना है, पता करना है किस तरीके से। देखो ये मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट में, तो उसको डिटर्मिनेंट में लिख देंगे 6, 2 और 12 और 4। ये किस में दे रखा है, डिटर्मिनेंट में हमने इसको बदल दिया। अब क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो देखो 6 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 12 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 में 24 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। यानी ये क्या है हमारा अभित्क्रमणीय है। अभित्क्रमणीय मतलब ये हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखो जिस तरीके से हमने बताया था अभी। अभित्क्रमणीय क्या होता है, अभित्क्रमणीय ये होता है, ये देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जहाँ 0 आ जाए वहाँ उत्क्रमणीय, अभित्क्रमणीय मतलब का मतलब ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लिया आप लोगों ने। 0 आ रहा है यहाँ पे, अगर 0 नहीं आता तो क्या हो जाता, नॉन सिंगुलर, और अगर 0 आ रहा है तो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। इन्वर्स मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्स मैट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं निकल के। तो समझते हैं इसको भी, इन्वर्स को भी। इसके पहले सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं। डेफिनेशन में होता क्या है समझते हैं एक बार, कि किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह का वह आव्यूह है जिसके मूल्य आव्यूह को गुणा करने पर इस पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है, इसको ए इन्वर्स प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि किसी, मान लो व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह, हमने अभी पढ़ा था सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि नॉट इक्वल 0, जहाँ 0 नहीं होगा। ठीक है, देखो नॉट इक्वल 0 होगा, जैसे जिस तरीके से मैंने अभी आपको समझाया था। देखो ये व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो व्युत्क्रमणीय का मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी यहाँ 0 नहीं होगा, कोई नंबर होगा XYZ, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये दे रखा है इसमें, देखो इस तरीके से ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना आप लोग पहले तो, यहाँ से यहाँ तक ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लेना। उसको डेफिनेशन को नोट करने के बाद इसमें देखते हैं हम ए इंटू ए इनवर्स, सबसे पहले, यानी ए इंटू ए इनवर्स, और ये दे रखा है, चाहे तो आप इस तरीके से लिखते हैं ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। आई का मतलब ये है कि यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स क्या होती है, आई बराबर क्या होता है 1 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे 0, यानी कि सिर्फ बिकट वाली लाइन में सिर्फ 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0, यानी कि डायगोनल वाला क्या होगा, सिर्फ 1 1 होगा, यानी कि यूनिट होगा, यानी 1 होगा सिर्फ बिकट लाइन पे, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे 0। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कि इसकी एक प्रमेय है, इसको जानते हैं। इसमें क्या है प्रमेय में, इसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें व्युत्क्रम का गुणनफली क्रम विनिमय नियम लगता है, तो क्रम विनिमय वाला नियम लग जाता है इसमें, तो समझ लें कृपा करके इसको। देखिए इसमें अब क्या होगा, इसमें किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, यानी सेकंड होता है। मतलब किस तरीके से होता है समझ लीजिए इसे। मान लीजिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए के व्युत्क्रम बी तथा सी है, ए का जो व्युत्क्रम बी तथा सी है। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर बी, ये दे रखा है आपको, ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, तो वो बराबर आई दे रखा है आपको। ठीक है,
तो ए सी और सी ए बी बराबर क्या दे रखा होगा आपको, आई। इस तरीके से बी बराबर बी आई, और बी आई की जगह पे ए सी लगा सकते हैं आप, और बी का जब इसमें करेंगे तो बी ए सी ए हो जाएगा, और आई सी हो जाएगा, और सी, और यानी बी बराबर सी, यानी कि बी वाला जो मतलब बी वाली मैट्रिक्स और सी वाली मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल। ठीक है। अब सेकंड पेर में देखिए, इसमें सेकंड पेर में ये दे रखी है आपको। तो देखो एक बार फिर से, मतलब इसकी जो पेर में नंबर फर्स्ट है, इसको हम दोबारा थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। इसमें होता क्या है कि किसी भी अव्युत्क्रमणीय अवयवी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, अद्वितीय मतलब मतलब अद्वितीय का मतलब देखो, द्वितीय का मतलब होता है सेकंड, यानी कि सेकंड नहीं होगा। ठीक है। यानी कि कोई भी हम जब मैट्रिक्स निकाल ले, मान लीजिए व्युत्क्रमणीय अवयवी ए के व्युत्क्रम बी तथा सी हैं, तो देखो ए बराबर ए बी दे रखा होगा, ए इंटू बी और बी इंटू ए, यानी कि ये आपको इक्वल में दे रखा होगा। अब इसके इक्वल में दे रखा होगा आई, तो इधर दे रखा है ए बराबर ए सी बराबर सी ए। ठीक है। ए सी बराबर सी ए, ये भी दे रखा है आई, तो हम बोल सकते हैं कि बी बराबर बी आई बराबर बी ए, यानी कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ए सी लगा दिया। ए सी कहाँ लगा दिया, जहाँ पे आई था, देखो आई के इक्वल में क्या है, ए सी है, तो ए सी लगा दिया, यहाँ पे ए सी लगा दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी ए और सी, और यहाँ पे आई सी हो गया, और यहाँ पे सी हो गया, तो यानी बी बराबर क्या हो गया, सी। तो ये इसलिए ए का व्युत्क्रम अद्वितीय है। ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड इसकी प्रमेय की। सेकंड प्रमेय क्या है इसमें, यूनिक्नेस थ्योरम। ठीक है, इसको समझ लो। यदि ए तथा बी दो n क्रम के वर्ग अवयव हैं जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, यानी कि ए और बी दो n क्रम के दो वर्ग अवयव हैं जो कि नॉन सिंगुलर है। एंड नॉन सिंगुलर का मतलब ये है कि उनमें जो जीरो का मान है वो नहीं है, यानी कि जीरो नहीं है। ठीक है। नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, इसलिए नॉन सिंगुलर है। तो इस तरीके से देखा, ए बी का अगर हम इन्वर्स निकालें और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स, यानी इसको खोलेंगे जब इस वाले फॉर्मूले को, तो ये निकल के आएगा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है। तो गुणन के सहचर्य नियम से, गुणन का सहचर्य नियम क्या कहता है, गुणन का सहचर्य नियम ये कहता है कि ए बी मतलब ए इंटू बी ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में दे रखा है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई पूरे इस, यानी कि दोनों जो फंक्शन दे रखे हैं इसका मल्टीप्लाई, यानी कि पहले वाले का दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो इस तरह देखो, ए का मल्टीप्लाई मान लो अंदर नहीं कर रहे तो बी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इधर अंदर हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर बी इन्वर्स, और बाहर हो जाएगा ए इन्वर्स, यानी कि ए का पद बाहर निकाल लिए और बी के पद एक साथ कंबाइंड कर दिए, जोड़ उन दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि आपको देखो ये इस तरीके से बी ए इन्वर्स। ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो यहाँ पे बी और बी इन्वर्स अगर दे रखे हों तो वहाँ होता है वैल्यू 1। क्यों 1 होता है, क्योंकि मान लो वी दे रखा है, और इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी पावर माइनस की, यानी कि वो नीचे से उठ के आई है कोई भी वैल्यू, तो ये हो गया वी। तो जब बी से वी काटेंगे तो कितना निकल के आएगा 1। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे भी दे रखा है, देखो आप लोगों को वी की वैल्यू यहाँ पे बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पे भी दे रखी है, बी इन्वर्स बराबर कितना होता है वो सॉरी 1, कितना होता है 1। तो जब यहाँ 1 रखेंगे, देखो यहाँ पे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे बी इन्वर्स यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। आई मतलब का, आई का मतलब ये है कि वहाँ पे 1 का मतलब आई समझ लो आप। ठीक है। अब क्या करेंगे, आई का देखो, चाहे तो आप आई भी लिख सकते हो, चाहे आप 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि जो हमारी यूनिट मैट्रिक्स थी तो उसमें भी उसका मान कितना होता था आई, और आई का मान कितना होता है 1। ठीक है, इस तरीके से समझ लो आप। अब क्या करेंगे, देखो ए इन्वर्स आई बराबर आई मान लिया हमने, यहाँ पे कितना रख दिया आई, इस तरीके से। इसी प्रकार देखिए बी इन्वर्स बी ए बी, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए, तो इस तरीके से यहाँ पे भी कितना आ गया बी इन्वर्स, तो यहाँ आ गया, और ए इन्वर्स की यहाँ पे कितना आ गया आई,
तो यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। बी आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि बी और बी इनवर्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं तो उसकी यहाँ पे हम कितना लिख देंगे आई, कितना लिखेंगे आई, इस तरीके से। और समझ लीजिए ए बी और बी इनवर्स और ए इनवर्स, और इसका जब मल्टीप्लाई जब इस तरीके से खोलेंगे इसको तो ये हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है। ए बी क्योंकि इसका मान भी 1 होगा और इसका मान भी 1 होगा, दोनों का मान 1 होगा तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा सिर्फ ए बी। जब ए बी आ जाएगा कितना आ जाएगा ए बी, और ये अगर ये वाला ये जो दे रखा है देखो, इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे देखो इसको ये दे रखा है, इसको व्युत्क्रम की परिभाषा से हम करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख देंगे, क्या लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। प्रारंभिक सक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ऑपरेशन। ऐसे 3 आव्यूह लीजिए जिनकी कोटियाँ समान हो, क्या लेना है 3 मैट्रिक्स लेना है जिनकी क्या ऑर्डर क्या हो, समान हो, ठीक है। माना एक्स बराबर माना ए बी और सी मान लिया हम, जिनको हम एक्स बराबर ए बी के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। उपयुक्त समीकरण एक्स बराबर ए बी सक्रियाओं का प्रयोग करेंगे तथा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बाएं पक्ष एक्स पर जिस सक्रिया का प्रयोग करेंगे उसी सक्रिया का दाईं पक्ष में दिए गए आव्यूह एक पर भी साथ करेंगे। सक्रिया का प्रयोग दोनों पक्षों में तब तक करते रहिए जब तक कि बाईं पक्ष में दिए गए आव्यूह एक्स का मान आई के बराबर ना हो। एक्स इक्वल टू कितना होना चाहिए ए बी, और इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं आई, क्या लिख सकते हैं आई क्या लिख सकते हैं आई, ठीक। अतः प्राप्त हुए मैट्रिक्स समीकरण बी आव्यूह का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। टिप्पणी देखिए, इस पर टिप्पणी का दे रखा है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम ए बराबर आई ए के रूप में आव्यूह समीकरण अंकित करते हैं, उसके बाद प्रारंभिक सक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इसमें करना क्या था, हमें करना क्या था वो अपने आप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए इस तरीके से, देखिए ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, इसमें ये पूछा है सक्रियाओं का प्रयोग द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब ये हमने क्या किया, ये मैट्रिक्स ले लिया पूरा। अब हमारा एक सक्रियाओं का फॉर्मूला बोलता है ए बराबर आई ए, इसको आपको याद रखना है सर्वप्रथम, ए बराबर आई ए याद रखना है। तो देखो ए बराबर वैल्यू हमें दे रखी है, ये क्या दे रखा है, ए बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वाली। और आई की वैल्यू हमेशा आप देखना, यूनिट जो हमने जो यूनिट मैट्रिक्स निकाली थी उसमें ये होता है आई की वैल्यू कितनी होती है, आई इक्वल टू 1 1 1 0 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, यानी कि विकर्ण वाली लाइन सिर्फ 1 होगी, यानी 1 1 1 होंगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, और विकर्ण हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, ठीक है। तो जहाँ 1 1 1 होंगे वो हमारा क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगी। यूनिट मैट्रिक्स या बोल सकते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाम बोल सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान ये लगा दिए यहाँ पे इस तरीके से, कहाँ लगा दिए ये, ठीक है। और ए का मान ये यहाँ नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया सिर्फ ए का मान, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है कि इस इधर की जो साइड है, इधर वाली जो साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड जो साइड है उधर में क्या आना चाहिए, सारे एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी आइडेंटिटी एक फॉर्म बन जानी चाहिए। आप चाहे आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, चाहे रो में मल्टीप्लाई करो, उसमें से कॉलम को उठाओ, कॉलम में मल्टीप्लाई करो, कोई भी ऐसा फंक्शन बनाओ कि आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाए, इधर क्या आ जाए, देखो इस तरीके से ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और उधर कोई भी नंबर बन जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ इधर जो हमारे बाएं की तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बस कुल मिलाकर ये है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें बहुत सारे रो कॉलम में वो करने पड़ती हैं ऑपरेशन, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, रो कॉलम में से घटाना भी पड़ता है, आपस में एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो उस तरीके से करना पड़ता है। ये देखना पड़ता है कि हमें किस तरीके से ये फंक्शन जीरो, मतलब ये एलिमेंटों को जीरो किया जा सकता है। तो एलिमेंटों को जीरो करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इसमें देखते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में समझ लेते हैं पहले अच्छी तरह से।
तो देखो इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि इधर का जो हमारा इधर का जो पार्ट है उसको क्या करना पड़ता है, हमको हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, यानी कि इधर का जो हिस्सा होगा, इधर की साइड का जो हिस्सा होगा वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये है कि उसका जो वैल्यू होगा वो 1 निकल के आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो 1 बनाने के लिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। वो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो देखिए, उसमें बहुत सारे रो कॉलम घटाने जोड़ने भी पड़ते हैं। तो देखिए, देखो हम यहाँ पर करते हैं सबसे पहले इसी वाले क्वेश्चन में। तो इसमें करना क्या है, देखो इस तरीके से ये दे रखा है पूरा फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ दे रखा है कि R1 के स्थान पे हमें क्या करना है, R1 के स्थान पे R1 + R2 करना है। ठीक है, R1 का स्थान कहाँ है, देखिए यहाँ पे ये हमारे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो भी ये जो लिखते हैं जो फंक्शन उसके सामने लिखते हैं, क्योंकि ये जो निकल के आया है वो इस तरीके से निकल के आया है, तो इसलिए इसके सामने लिखा गया है। यानी कि देखो अगर हम R1 का वैल्यू ये है, R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 ये है, यानी जितनी भी लेटी लाइन है वो R1 R2 R3 बन जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि R1 के स्थान पर, यानी कि R1 के स्थान पर R1 + R2 है। यानी कि देखो ये R1 है यानी कि 0, और इसके स्थान पे हमें क्या लेके आना है कि 0 जोड़ना है, और प्लस ये R2 ये वाला स्थान ये जोड़ना है 1, यानी 0 + 1। तो 0 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 आ गया। इसी तरह से इसमें भी करना है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो इसके स्थान पर कितना हो जाएगा 5। इसी तरह से करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसको हम आपको किसी दिन बताएंगे।